जान रहे हैं, अपनी चेतना हमें कहाँ लड़ना है, कहाँ लड़ने के लिए खड़े होना है, ये हम जान रहे हैं। तो एक उम्मीद की किरण जो जगी, मुझे अच्छा लगा बहुत कि वाल्मीकि मंदिर से लेके पचकुया वाल्मीकि मंदिर से और आप यहाँ तक कैंडल मार्च करते हुए आए आप लोग। और महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। जब बात महिलाओं की होती है तो जाहिर सी बात है कि जब हम पितृसत्ता की बात करते हैं तो पितृसत्ता में हम केवल पुरुषों को नहीं देखते, उन महिलाओं को भी देखते हैं जो पितृसत्ता की शिकार है, जो आज भी अपने घर में सास बहू का उत्पीड़न करती है, या घर में कोई भी जो अथॉरिटी पे है, कोई भी महिला है समाज में, या उन सवर्ण महिलाओं को भी जो दलित महिलाओं को उत्पीड़न की नजर से देखते हैं, जो मानती हैं कि वो हीन है। तो ये जो पितृसत्ता है, पेट्रियार्की कैसे कैसे काम करती है समाज में, उन महिलाओं पर भी काम करती है, महिलाओं पर भी पेट्रियार्की काम करती है, पितृसत्ता काम करती है। तो हमें इन सब चीजों से उबरने की जरूरत है। उसका एकमात्र जो हमें रास्ता दिखाया बाबा साहब ने, ज्योतिबा फूले ने, फातिमा शेख ने, सावित्री बाई जो हमारी नायिका रही हैं, जो हमारी आदर्श रही हैं, तो वो मार्ग है शिक्षा। और आज हम अम्बेडकर भवन में बैठकर माता रमाबाई को, बाबा साहब के संघर्षों को, सावित्री बाई फूले के और ज्योतिबा फूले के संघर्षों को, फातिमा शेख के संघर्षों को अगर हम याद रखते हैं और उन पर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये भी जरूरी है कि हम उनके विचारों को अपने व्यक्तित्व में शामिल करें, हम उनके विचारों पर चलने का प्रयास करें। और बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग अभी मेरे सामने यहाँ हैं, उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। और दोस्तों, मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता जो समाज में चीज़ों को देखती हूँ, उन पर अपनी राय रखती हूँ, जहाँ भी कोशिश होती है मैं शामिल होने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मैं भारतीय समाज निर्माण संघ के कई कार्यक्रमों में आई हूँ और हमेशा मुझे कुछ चीज़ें बहुत सकारात्मक लगती है। मुझे खुशी होती है कि मेरे समाज की जो महिलाएं हैं वो आगे आ रही हैं धीरे धीरे। खैर, ये तो एक बात है। दूसरी बात, जिस संवेदनशील मुद्दे को लेकर हम आज यहाँ एकजुट हुए हैं, हाथरस की घटना बहुत दिल दहला देने वाली घटना मैं कहूँगी, बहुत इनह्यूमन, बहुत अमानुषिक घटना। ये हमला किसी महिला पर नहीं होता। जब भी कोई बलात्कार की घटना होती है वो हमला कभी भी किसी महिला पर नहीं होता है। वो दरअसल उस महिला के द्वारा उसके पूरे आत्मसम्मान के साथ साथ उसके परिवार के आत्मसम्मान पर आघात होता है, उसके समाज पर। यानी अगर रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बात हम जब मनीषा की करते हैं तो रीढ़ की हड्डी केवल मनीषा की नहीं तोड़ी गई, वो रीढ़ की हड्डी उसके पूरे परिवार के स्वाभिमान की तोड़ी गई, उस दलित परिवार के स्वाभिमान की तोड़ी गई, जो परिवार धीरे धीरे अल्पसंख्यक होते हुए भी उस गांव में अपने आप को अपलिफ्ट कर रहा था, अपने पुराने जो पारंपरिक पेशे हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने अपने सुअर बाड़े, मैंने वहां खुद जाके देखा, अभी मैं पिछली 10 तारीख को वही थी, तो मैंने देखा लगातार जो मीडिया हमें दिखा रहा है वो बहुत ज्यादा हम लोगों को बरगला रहा है। दरअसल जमीनी हकीकत आप तभी देख पाते हैं जब आप पीड़ित परिवारों के बीच में होते हैं। सबसे पहली बात जो हाथरस में है वो ये है कि पुलिस स्टेशन केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर, पीड़िता तो क्या कहें, हम मृतका के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे महज पुलिस स्टेशन है जहां पहली प्राथमिकी दर्ज कराएगी। सोचिए कि कौन सी व्यवस्था, कौन सी पुलिस प्रशासन जिसको हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है, जो देर रात को महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी लेती है, वो पुलिस क्यों नहीं मनीषा के उत्पीड़न के बाद तुरंत वहां पर पहुंच पाई? 1 घंटे की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर है, मात्र 10 मिनट का भी नहीं है वो रास्ता। गाड़ी से पुलिस वालों को आने में, वहां पर उस घटना स्थल पर पहुंचने में पूरा दिन लग गया। उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे ये मौजूदा सत्ता की चालाकी, उसकी बेरहमी, उसकी जातीय मानसिकता। जब कोई मिनिस्टर खुद ठाकुर जाति से है तो वो ठाकुर जाति की, देखिए जब जातीय, जब हम बात करते हैं ना, पितृसत्ता तो है ही है, लेकिन हमारे समाज की जो सबसे घृणित प्रथा है वो है जातिवाद। और वो जातिवाद अगर 21वीं सदी में भी अगर जाति के नाम पर किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है, या किसी दलित परिवार को, या किसी भी परिवार को, सो कॉल्ड तथाकथित जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं, सवर्ण जातीय मानसिकता से जो ग्रसित लोग हैं,
या परिवार हैं, अगर वो किसी भी तरह से जिनको वो निम्न समझते हैं या जिनको वो समाज में जो हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, हाशिए से भी बाहर कर दिए गए समाज को अगर वो प्रताड़ित करते हैं आज 21वीं सदी में भी, तो सोचिए कि घृणा की कितनी हदें वो पार करते होंगे, अमानुषिकता की कितनी हदें पार करते होंगे, कितनी ज़्यादा घृणा है उनकी सोच में, उनके व्यक्तित्व में और उनके विचारों में। तो वहाँ पर मैं जब हाथरस में गई तो मैंने वहाँ से काउंट किया कि कम से कम 1500 पुलिसकर्मी, बीएसएफ के भी जवान, दिल्ली पुलिस जो यूपी पुलिस है वो भी, मतलब आप ये लगा लीजिए कि हर 500 कदम की दूरी पर कम से कम 50 पुलिसकर्मी, कम से कम 50 पुलिसकर्मी अब तैनात हैं जब मृतका जा चुकी है, मर चुकी है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के नाम पर अब आप हर 500 कदम पर 500 पुलिसकर्मियों को लगा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर। पूरे गांव को आपने बैरिकेड से छावनी में बदल दिया, पूरी पुलिस छावनी में बदल दिया, पूरे गांव। कैमरे भी पूरा गांव जो है पुलिस छावनी में बदला हुआ। पूरे घर में 8 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। माफ कीजिए, इवन मैंने देखा बाथरूम की दीवार जो सबसे निजी स्थान होता है, बाथरूम के दरवाजे पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का क्या मतलब? पुलिस की भाभी, उस लड़की की भाभी और उसकी माँ दोनों के साथ एक सीक्रेट पुलिस एजेंट रखी गई है महिला, जो जब वो बाथरूम जाती है या नहाने जाती है तो उनके साथ भी वो महिलाएं रहती हैं। तो सोचिए आप किसी की निष्ठा को कितना ज्यादा प्रतिबंधित कर रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर आप सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, ये जो प्रशासन है ये सुरक्षा नहीं कर रहा है, ये नजरें रख रहा है, ये देख रहा है कि कौन इनसे मिलने आ रहा है, कौन इनसे क्या बात कर रहा है। इनकी जो सोचिए कि सुबह से वो रात तक वो परिवार कैसे सोता होगा जो खुद पीड़ित है, मतलब जिनकी बेटी को सरेआम उनकी मर्जी के बिना रात के तीसरे पहर में, आधी रात में उनकी मर्जी के बिना उसका अंतिम संस्कार करने के बजाय पेट्रोल डालकर जला दिया पुलिस थाने के पीछे। पुलिस थाने के पीछे मुश्किल से वो 500-700 गज जो जगह है वो है कदम की दूरी पे वो जगह है जहाँ उसको जलाया गया। घर से थोड़ी सी दूरी पर ही वो जगह थी जहाँ पर उसके साथ रेप हुआ। हमें वहाँ नहीं जाने दिया गया। जो हम साथियों की टीम गई, हमने पुलिस से बात की, पूछा कि हम लोगों को वहाँ जाने दिया जाए, तो पुलिस ने अपनी मतलब इस तरह से बताया कि भाई हम मिलने की मंजूरी नहीं दे सकते हैं, देखने की मंजूरी उस जगह को नहीं दे सकते। परिवार में हमने हर सदस्य से बात की, पता चला कि हॉस्पिटल का रवैया क्या था, डॉक्टरों का रवैया क्या था। लड़की को सही समय पे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। 2 घंटे तक उसको बलात्कार की हालत के बावजूद जब उसका परिवार थाने में लेकर गया है पीड़िता को, घटना के तुरंत बाद, तो 2 घंटे तक उसको वहाँ पे ब्लीडिंग होती रही है और 2 घंटे तक पुलिस उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गई है। FIR लिखने में 2 घंटे का समय एक पीड़ित के साथ लगाया जाए, सोचिए उसकी हालत क्या होगी, जिसकी कमर की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई, जिसकी गले की हड्डी भी टूटी हुई थी। सोचिए उस पीड़िता की हालत क्या होगी। उसके बाद उसको तमाम औपचारिकताओं के बाद देर करके उसको हॉस्पिटल में, वहाँ के सिविल हॉस्पिटल में पहुँचाया गया, सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ भी उसकी देखरेख में कोताही बरती गई। डॉक्टरों का रवैया, उसके भाई और पिता ने बताया कि हम 10 बार कहते थे, तब जाके वो एक बार सीरीज बदलने आते थे। और दूसरी बात, MRI नहीं कराई गई उसकी टाइम से। उसकी MRI के लिए लिखा डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टर ने, तो MRI की पहले तो कराई नहीं गई और हालत बिल्कुल बिगड़ गई। तब उसको दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में जब इशू बना और मीडिया सक्रिय हुआ थोड़ा सा, और जो हमारे जैसे हमारा संगठन है, BSNS है, या और तमाम जो सामाजिक संगठन है वो सक्रिय हुए और उन्होंने आवाज़ उठाई, तब जाकर वहाँ का जो प्रशासन था वो भी सक्रिय हुआ और तब उसको, लड़की को यहाँ सफदरजंग में एडमिट कराया गया। और सफदरजंग में एडमिट कराने के बाद पता लगा कि थोड़े दिन बाद ही पीड़िता गुजर गई, लड़ते हुए, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए वो बच्ची। लेकिन मरने से पहले उसने अपने साथ होने वाले जघन्य अपराध को, अगर आप सब लोगों ने देखा, एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था, उसने, पीड़िता ने अपना बयान दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, जिसको बार बार बदला गया बयान। तो दोस्तों, वहाँ की ज़मीनी हकीकत ये है कि वहाँ पर जो परिवार है वो केवल 4 वाल्मीकि परिवार है, केवल 4, और उनमें भी
तभी लगा लीजिए, एक नाई परिवार है, 4 वाल्मीकि परिवार हैं और 40 परिवार जो ठाकुरों के हैं, 20 परिवार ब्राह्मणों के हैं और एक जो दो घर कुमारों के हैं। ये वहाँ का जो भौगोलिक मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से वहाँ लोग परिवार हैं। तो यानी अल्पसंख्यक जो परिवार है वो दलित जातियाँ, एक नाई है और 4 घर वाल्मीकियों की, क्योंकि 40 घर के ठाकुरों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उस पीड़िता जो मृतका की लड़की, उसके परिवार ने अपने आंगन में 2 भैंसें खरीद के बांधी, सुअर पालने का काम छोड़ा, जो उनके पुश्तैनी पेशे थे वो छोड़कर दूध बेचने उनके बच्चे यहाँ शहर आने लगे गाजियाबाद। और ये बात 12वीं पास हैं दोनों बच्चे, और जिस भाभी को वो कह रहे हैं कि फ्रॉड है और फलाना है, नक्सली है, कुछ कह रहे हैं, वो भाभी क्योंकि 10वीं पास लड़की है जिसकी 12वीं पास लड़के से शादी हुई, तो उनका पढ़ना उनको रास नहीं आ रहा था। वो पढ़े लिखे थे बच्चे, तो उन्होंने पुश्तैनी पेशों को छोड़कर गाय पाली हैं, भैंसें पाली हैं, उनका दूध बेचने वो नोएडा और गाजियाबाद आ रहे थे वहाँ से। और दूसरी बात, बकरियां पाली और उन्होंने मुर्गियां पाली है जिनके वो अंडे आसपास के एरिया में बेचने जाते हैं। तो हमने वहाँ पर जब पूछा कि तो किसी एक वहीं के व्यक्ति ने बोला, देखो जी बराबरी तो ना हो सके है। मतलब सोचे कि जातीय मानसिकता किस तरह की है कि मतलब ये हमारी बराबरी करने चले। तो ये जो मानसिकता है कि बराबरी तो ना हो सके है, मतलब एक पढ़ा लिखा वर्ग जब हमारे अंदर से विकसित होने लगता है तो सो-कॉल्ड सवर्ण लोगों को, सवर्ण जातियों को वो गवारा नहीं होता, उनके सम्मान को आहत करता है। उनको लगता है कि ये लोग हमारी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे बराबर में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो हमें सिर्फ वहीं पर सुअर पालते हुए, उनके घरों में मैला उठाते हुए, हमारी महिलाओं को वहाँ पर शोषित उत्पीड़ित होते हुए, बिना पैसों के काम करते हुए, उनकी झिड़कियाँ खाते हुए, गालियाँ खाते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों मेरा कहना यही है कि बेशक हमारी जो पीड़िता है, जो मृतका है मनीषा, उसको शिकार होना पड़ा, लेकिन ऐसी घटनाएं दिल्ली और अन्य राज्यों में भी हो रही है लगातार। और ये इसीलिए हो रही है क्योंकि हम थोड़े दिन आवाज़ उठाते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, सचेत होइए, लिखिए, लोगों से जुड़िए, बाहर आइए। गाँव में, जिस भी गाँवों में आप लोग या आपके रिश्तेदार अल्पसंख्यक हैं, उन गाँवों को छोड़िए। बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था दलितों गाँव छोड़ो। गांव छोड़ने की हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि जहां हम बहुसंख्यक हैं वहां तो शायद हम लड़ जाएं एकजुट होके, लेकिन जहां हम अल्पसंख्यक हैं वहां हम बजाय उनके साथ मरकर कटकर या अपने आप को नुकसान पहुंचाकर, अपने आप को आहत कर अपनी पूंजी को लुटाकर वहां पर उनके साथ अपनी ऊर्जा लगाने की बजाय हम अपने बच्चों को शहरों की तरफ मूव करें। रोजगार जो पुश्तैनी पेशे हैं उनको छोड़े, उनको त्यागे। ये एक अच्छा उदाहरण है कि मनीषा के परिवार वाले अब भी डटे हुए हैं, अपनी बच्ची को छोड़ने के बाद भी वो लोग डटे हुए हैं। ये एक अच्छा उदाहरण है हमारे समाज में कि वो कह रहे हैं हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अपनी बच्ची को न्याय दिलाएंगे। हमें पता है कि आज हमारी जो लड़ाई है वो बहुत लोगों के लिए सीख बनेगी और हम दोबारा उन पेशों को नहीं अपनाएंगे। तो मेरा कहना सिर्फ इस मंच से इतना ही है कि प्लीज़ आप लोग भी अपने अपने स्तर पर, अपने अपने परिवार, जिनके भी परिवार ग्रामीण पेशों से, गाँव में रहते हैं या ऐसे पेशों से जुड़े हुए हैं, तो उनको कहिए कि शिक्षा की तरफ बढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें और उनको तमाम दूसरे वैकल्पिक रोजगारों में लगाएं। धन्यवाद। जय भीम। मेरी श्रद्धांजलि मनीषा को इस मंच से और मनीषा जैसी उन सभी बेटियों को जो हमारे समाज में लगातार हिंसा की शिकार हो रही है। दोस्तों लंबी है लड़ाई, इसमें हो सकता है हमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े, हमारी बच्चियों को भी नुकसान उठाना पड़े, लेकिन उनको सबको ये सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आप सब लोग अपने अपने स्तर पर एक शपथ लेंगे कि हम उनकी इस कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे और अन्याय के खिलाफ लगातार पुरजोर आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। जय भीम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.